काजल का लेबर पेन कंटिन्यू। किंजल काजल के पास जाना चाहती थी लेकिन वो अपनी हाई हील्स की वजह से लड़खड़ा गई। अथर्व ने उसे संभाल लिया और कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, स्पाइसी, क्या तुम हील्स भी नहीं संभाल सकती? उद्धरण चिन्ह। हील्स, ये हील्स, यही टॉर्चर है। डैम इट, अगर आंटी ने मुझे ऐसे टॉर्चर किया तो ये बहुत अलग सास बहू नोक-झोंक होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर किंजल को लगा कि वो डिप्रेशन में जाने वाली है। ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर था। किंजल का बेचारा चेहरा देख अथर्व ने उसके गाल पिंच किए और कहा, चेंज कर लो। उद्धरण चिन्ह। वो लड़खड़ाते हुए जाने लगी तो अथर्व ने उसे रोक दिया और एक चेयर में बैठा दिया। किंजल उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अथर्व एक घुटने पर नीचे बैठ गया और उसकी हील्स निकालते हुए बोला, मैं नहीं चाहता कि हील्स की वजह से गुस्सा होकर तुम किसी का सर फोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने मुंह बना लिया लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुरा दी और अथर्व के बाल खराब कर दिए। फिर वो मुस्कुराते हुए एक गार्ड के साथ चली गई। अथर्व ने भी मुस्कुराते हुए अपने बाल ठीक किए और पीछे पलटा। उसे लगा इस दुनिया की पूरे पॉपुलेशन की आंखें उसी पर थी। वो तो वहां से बेबाक होकर निकल गया लेकिन जिसने अथर्व रावत को एक लड़की के सामने झुकते देखा तो सब लगभग आधे बेहोश हो चुके थे। कौन थी वो लड़की? उद्धरण चिन्ह। किसी हाई सोसाइटी की तो नहीं थी, लेकिन थी ब्यूटीफुल। उद्धरण चिन्ह। क्या वो मिस्टर रावत की फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड? उद्धरण चिन्ह। मैं बहुत जेलस हूँ। मैं मिस्टर रावत से एक बार सेटअप डेट पर मिली थी। माय गॉड, पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गई। उद्धरण चिन्ह। क्या रावत फैमिली को इस लड़की के बारे में पता है? उद्धरण चिन्ह। बातें होते होते कुमुद के कान तक भी पहुंच गई। आखिर मेरा प्लान कामयाब रहा। सॉरी किंजल, लेकिन हील्स पहनना जरूरी था, वरना बात कैसे फैलती कि मेरा अथर्व भी सिंगल नहीं रहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कुमुद की हमउम्र की सोशलाइट उससे उस अनजान लड़की के बारे में सवाल पूछने लगी। कुमुद ने कहा, अनजान मतलब क्या? वो मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड है और मेरी फ्यूचर डॉटर इन लॉ। उद्धरण चिन्ह। अचानक फिर से गॉसिप शुरू हो गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उधर स्टेज पर ओम ने अपनी कॉमिक का प्रमोशन कर दिया। उसकी मदद से उसने दक्ष और काजल की लव स्टोरी को दिखाया जिससे जो भी गॉसिप चल रही सब शांत हो गई। हाँ, बहुत एक्सट्रीम बातें, जैसे मर्डर की बातों को हटा दिया गया। दीक्षित को सीमा ने अपने हस्बैंड के तौर पर सबसे इंट्रो करवाया और शेखावत को सिंगल में इसीलिए बदला गया ये कह दिया। हालांकि इस लॉजिक पर सबको शक था लेकिन क्या फर्क पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कुछ दिनों बाद अथर्व के लैब के एक स्पेशल रूम में एमरल्ड ने 3 बच्चों को जन्म दिया। एक मेल कैट और 2 फीमेल कैट। मेल कैट ब्लैक था और दोनों फीमेल कैट एमरल्ड की तरह सिल्वर फर था। काजल तो जा नहीं सकती थी लेकिन चारों की फोटोज देख वो रोने से खुद को रोक नहीं पाई। मैसेज में काजल ने रामा से कहा, क्या तुम उन्हें मेरे पास ला नहीं सकते? उद्धरण चिन्ह। कुछ दिनों बाद मैं ले आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। काजल ने स्माइल इमोजी भेज दी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। काजल का अथवा महीना था और सुहाना का छठा। दोनों ठंडी दोपहर में धूप के नीचे बैठे थे और सूरज की गर्मी से अपने थकान मिटा रहे थे। काजल के पैर हमेशा सूजे हुए रहते। उसका चलना मुश्किल होता जा रहा था। एमरल्ड भी काजल का बगल में बैठी धूप सेक रही थी। तभी कोई आया जिसे एमरल्ड ने एक नजर देखा, फिर अपने तीनों बच्चों को जो एक फ्लफी बॉल से खेल रहे थे और दोबारा आंखें बंद कर सो गई। वो दोनों किंजल और अथर्व थे। दी आप। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने काजल के माथे पर किस किया और उसके बगल में बैठ गई। अथर्व भी एक सिंगल चेयर में बैठ गया। सुहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं स्नैक्स भिजवाती हूँ, मुझे अब गर्मी लग रही है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने हाँ में सर हिला दिया। सुहाना के जाते ही दूसरी तरफ से दक्ष भी आ गया और अथर्व के बगल वाले चेयर में बैठ गया। काजल ने आंखें छोटी कर किंजल से पूछा, दी आपने कोई मैग्नेट निगल लिया है क्या? उद्धरण चिन्ह। किंजल ने भवे सिकुड़ गई, क्या? नहीं, ऐसे कैसे? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि ये इविल डॉक्टर आपसे चिपका क्यों रहता है? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने झुंझलाते हुए कहा, हेयर चिली। व्हाट डू यू मीन? उद्धरण चिन्ह। पहले ये बताओ, मेरे ट्विंस में कितने बॉय या कितने गर्ल? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने मुंह फेर लिया और कहा, नेवर। काजल अचानक चुप हो गई और उसकी भवें सिकोड़ गई। एमरल्ड अचानक खड़ी हो गई और काजल के पेट पर अपने बिना नाखून के पंजा मारने लगी। अथर्व ने देखा तो फौरन खड़ा हो गया। काजल को जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। उद्धरण चिन्ह।
किंजल और दक्ष तो चौंक गए। दक्ष ने काजल के माथे पर पसीना देखा और उसने अपना हाथ बढ़ाकर काजल के गाल थपथपाते हुए पूछा, काजल, काजल, उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने दांत पिसते हुए कहा, क्या मैंने फ्रेंच कहा? काजल को हॉस्पिटल ले चलो। उद्धरण चिन्ह। काजल ने धीरे से कहा, हॉस्पिटल नहीं, नहीं, इस डेविल डॉक्टर के लैब में। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने काजल का हाथ पकड़ उसे उठाने की कोशिश की और अथर्व तो काजल की बात से ही हैरान था। दक्ष ने उसे गोद में उठाया और चिल्लाते हुए कहा, गेट तक कार। किंजल ने अथर्व के कंधों को पकड़ उसे जोर से हिलाते हुए कहा, चलो। वो डम लड़की मेरे लैब क्यों जाना चाहती है? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? किंजल ने अथर्व को हल्का थप्पड़ मारा और कहा, इडियट, वो तुम पर भरोसा करती है इसीलिए जाना चाहती है। अचानक रास्ते में ही काजल की लेबर पेन शुरू हो गई। दक्ष तो इतना डर गया कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। काजल ने धीमे से कहा, जल्दी चलो प्लीज। दक्ष ने हकलाते हुए ड्राइवर से कहा, जल्दी जल्दी चलो, जल्दी। फिर काजल का हाथ कस के पकड़ते हुए कहा, डरो मत, हम पहुंच रहे हैं। काजल ने दक्ष के माथे का पसीना पोंछा और कहा, डोडो, मुझसे ज्यादा तो तुम डरे हुए लग रहे। कुछ ही देर में 2 कार्स रावत मेंशन पहुंच गई। पीछे से सिंघल और राणा परिवार भी पहुंच गया। अंडरवर्ल्ड के अगले किंग की डिलीवरी तुम करोगे, कंटिन्यू। काजल को दूसरे रास्ते से लैब के बने इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाया गया। लेबर पेन की वजह से काजल दर्द भरी आहें निकल रही थी। वो दक्ष की गोद में थी और दक्ष की हालत तो उससे भी बुरी थी। बिना पेन के उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, क्योंकि वो काजल का दर्द कम नहीं कर सकता था। वो काजल के आंखों में आंसू नहीं देख सकता और यहाँ तो वो दर्द से चिल्ला रही थी। सबसे पहले उसे रामा दिखा जो पहले से ही लैब में था। उसने काजल को देखा तो डर से उसका चेहरा भी पीला पड़ गया और जम गया। दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, मूव। दक्ष की ठंडी भयानक आवाज से रामा कांप गया और काजल को इमरजेंसी रूम की तरफ लेकर गया। किंजल के कानों में भी काजल की चीख पड़ी और डर से कांप गई। उसके होंठ भी सूख गए। लैब में आते हैं किंजल ने अथर्व की तरफ देखा जो फोन पर था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम जा क्यों नहीं रहे? काजल को कितना दर्द हो रहा है? अथर्व ने फोन काटा और शांति से कहा, ये लेबर पेन है, मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। किंजल का तो फ्यूज ही उड़ गया। लेकिन तुम जा क्यों नहीं रहे? उसकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अथर्व ने आंखें छोटी कर ली लेकिन किंजल ने कुछ नहीं सोचा और अथर्व को खींचते हुए ले गई। काजल बेड पर थी और दक्ष ने उसे हाथ को पकड़ा हुआ था। डोडो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डोडो, वो ईविल डॉक्टर कहाँ है? डोडो, काजल ने बड़ी मुश्किल से कहा और आंखों से आंसू बहते गए। दक्ष का दिल तो वैसे ही बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेज चल रहा था। उसने देखा तो वार्ड में रामा और 2 फीमेल असिस्टेंट थे। दक्ष कुछ बोलता उससे पहले किंजल ने अथर्व को खींचते हुए अंदर ले आई। अथर्व ने लंबी सांस ली और काजल का चेकअप किया। मैंने एक फीमेल डॉक्टर को बुलाया है, वो बस 10 मिनट में आ जाएगी, अथर्व ने मॉनिटर में देखते हुए कहा। दक्ष ने ठंडी आवाज में कहा, काजल को बहुत दर्द हो रहा है। ये तो होता ही है। काजल ने गुस्से से दांत पिसते हुए कहा, तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते? मैं अच्छा नहीं सही बोलता हूँ, किंजल ने झुंझलाते हुए कहा। अथर्व, जल्दी उसे फोन करके पूछो। फिर काजल से बोली, मेरी बेबी सिस्टर स्ट्रांग है, चिंता मत करो। काजल ने रोते हुए कहा, दी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किंजल की आंखें भी लाल हो गई और उसने अथर्व को देखा जो फोन में था और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। अथर्व, क्या हुआ और कितनी देर? किंजल ने अपने आंखों के कोनों को पोंछते हुए कहा। वो नहीं आ रही। रिंग रोड में बड़ा एक्सीडेंट हुआ है और वो फंस गई है, अथर्व ने कहा। तो अब क्या? काजल की डिलीवरी कौन करेगा? किंजल को अब फिर से गुस्सा आने लगा। काजल ने चिल्लाते हुए कहा, यू ईविल डॉक्टर, जब मैं मर जाऊंगी तब आओगे क्या? मेरी डिलीवरी तुम करोगे? अथर्व का चेहरा काला पड़ गया। नो वे, अथर्व ने सीधे सीधे मना कर दिया। रामा भी मन ही मन अथर्व के साथ था। दक्ष ने गुस्से से ठंडी आवाज में कहा, ये अंडरवर्ल्ड किंग का ऑर्डर है, अंडरवर्ल्ड के अगले किंग की डिलीवरी तुम करोगे। अथर्व की आंखों में भी गुस्सा दिखने लगा और उसने भी ठंडी आवाज में कहा, मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। और क्या तुम्हें पता भी है कि डिलीवरी कैसे होती है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी वाइफ के प्राइवेट पार्ट्स को देखूं या टच करूं? इस पर किंजल चुप रही और रामा भी इसी वजह से चुप था। दक्ष ने काजल को देखा तो काजल ने दक्ष को
अचानक फिर से उसके पेट में कॉन्ट्रैक्शन हुआ और वो चीख पड़ी। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें ये सब नहीं सोचना है। काजल फिर से चीखी, प्लीज। अथर्व ने अपना सर सहलाया। उसे मॉनिटर देखकर इतना तो पता चल गया कि काजल की डिलीवरी तक दूसरे डॉक्टर को बुलाना नामुमकिन है। ऊपर से उसके लैब में सब रिसर्चर थे। उसने दांत पिसते हुए कहा, फाइन। फिर रामा से कहा, ऑपरेशन रूम रेडी करो और वहां मेला नहीं लगना चाहिए। रामा ने फौरन काजल को शिफ्ट किया और दक्ष को बाहर फेंक दिया। प्लीज उसे मेरे साथ रहने दो, प्लीज। अथर्व ने कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने वाली इंजेक्शन लगाई और कहा। कुछ देर बाद काजल की दर्द भरी चीखें बढ़ती जा रही थी जो बाहर तक आ रही थी। दक्ष बेचारा दरवाजे से सटकर खड़ा था और मुठियां भींचे हुए था। काजल, ठीक रहना, प्लीज बी ओके। किंजल भी दीवार से टेक लगाए मूर्ति बने खड़ी थी। करीब आधे घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला और रामा ने जल्दी जल्दी में कहा, मिस्टर सिंघल ऑपरेशन गाउन पहन लीजिए, जल्दी। बगल के रूम में ही दक्ष को ग्लव्स, कैप, मास्क और ऑपरेशन गाउन पहनाया गया और फिर वो अंदर चला गया। काजल को इतना दर्द होने लगा कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। अथर्व ने दक्ष को देखा जो उसे ही देख रहा था। इशारे से उसे काजल के हेड साइड में जाने को कह दिया। अपनी अध खुली आंखों से काजल ने दक्ष को देखा और जोर जोर से रोने लगी। दक्ष ने कुछ नहीं कहा और काजल का हाथ पकड़ लिया और उसके माथे पर मास्क के अंदर से किस कर कहा, रिलैक्स, मैं हूं न। अथर्व ने एक और इंजेक्शन लगाया और काजल को ऐसा लगा कि 2 टुकड़ों में बट जाएगी। अथर्व ने मॉनिटर देखा और अपने असिस्टेंट से कहा, प्रिपेयर। पहला बच्चा बस बाहर ही आने वाला था। बेड पूरे खून से भीग गया। अथर्व ने पहले ही उस एरिया को पैरालाइज कर दिया था। उसने एक कट किया और बच्चे को खींच लिया। बिल्ली के बच्चे जैसे रोने की आवाज जैसे ही काजल और दक्ष के कान में गई उसका दिल खिल गया। अथर्व ने बच्चे को अलग किया और रामा को दे दिया और दूसरे के आने की तैयारी करने लगा। रामा ने उसे टॉवल में लपेटा और लगभग रोते हुए कहा, लड़का है। प्रिंस कबीर और प्रिंसेस ध्रुवी। कंटिन्यू। बच्चे की आवाज और रामा की बात सबके कानों में पहुंची, लेकिन अगले ही पल काजल की चीख फिर से निकल गई। काजल बहुत थक गई थी और आधी बेहोश हो गई। अथर्व ने काजल के लूज बॉडी को देखा तो जोर से कहा, दक्ष, काजल को सोने मत देना। दक्ष हड़बड़ा गया। उसने काजल का गाल थपथपाते हुए कहा, काजल, काजल, आंखें खोलो, सोना मत। काजल, आंखें खोले रखो। काजल को इतना दर्द हो रहा था कि उसे सांस भी नहीं आ रही थी। अथर्व ने कहा, पुश। काजल, ट्राई करो। काजल ने आखिरी बार अपनी ताकत जमा की और पुश किया। उसके बाद वो बेहोश हो गई। दक्ष तो जैसे आधा मर ही गया। काजल, काजल। फिर एक और बिल्ली के बच्चे जैसे रोने की आवाज आई। अथर्व ने उसे लग किया और टॉवल में लपेट दिया। दक्ष ने अथर्व को देखा तो वो बिल्कुल ब्लैंक था। उसके चेहरा का रंग ही उड़ा हुआ था। चिंता मत करो, काजल थक गई है, उसे आराम करने दो। अथर्व फिर दक्ष की तरफ गया और उसकी गोद में दूसरे बच्चे को रखते हुए कहा, लड़की है। दक्ष ने काजल को देखा, फिर उसकी गोद में बच्ची को। रामा ने पहले बच्चे को भी दक्ष को दिखाया। दक्ष का दिल इतना खुश था। काजल ने उसे डैड बना दिया। उसने झुककर सबसे पहले काजल के माथे पर किस किया और अपने दोनों बच्चों को एक एक कर देखा। दोनों बच्चों को इंक्यूबेटर में रख दिया गया ताकि वो इस नए एनवायरनमेंट में ढल सके। काजल को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पूरा सिंघल और राणा परिवार खुशी से झूम उठा। आखिर एक साथ 2-2 बच्चे जो आ गए। दोनों बच्चों को कुछ दिन बाद सिंघल पैलेस ले जाया गया जहां दोनों का ग्रैंड वेलकम हुआ। आखिर वो सिंगल फैमिली प्रिंस और प्रिंसेस थे, प्रिंस कबीर और प्रिंसेस ध्रुवी। चाहे घर में जितने भी लोग हो और चाहे कितने भी केयर टेकर क्यों न हो, बच्चों की माँ की बैंड तो बजनी ही थी। काजल को सोने का टाइम ही नहीं मिलता, जिससे उसकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए। एक दिन दक्ष जब ऑफिस से आया तो काजल बालकनी में बैठे सो रही थी। दक्ष भी काजल की मदद करता, लेकिन कहाँ तक, उसे भी ऑफिस जाना था। ऊपर से अगद भी सुहाना की प्रेगनेंसी को लेकर ऑब्सेसिव हो गया था। सुहाना तो परेशान हो गई और एक दिन उसे लात कर रूम से ही निकाल दिया। दक्ष ने काजल को गोद में उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अगले ही पल वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई और बोली, मुझे जाना है, मेरे पास सोने का टाइम नहीं है। दक्ष ने उसे रोक दिया और कहा, कोई बात नहीं, एक दिन दोनों को बोतल से फीड कर दिया जाएगा, तुम सो जाओ। नहीं नहीं, ऐसे कैसे,
दक्ष ने फिर से काजल को लेटा दिया और कहा, मैंने अथर्व के बताए हुए डॉक्टर से बात की है, सो जाओ काजल। उसने काजल के माथे पर किस किया और वो एक ही पल में सो गई। काजल और दक्ष अपने पेरेंटहुड को एंजॉय कर रहे थे और कुछ महीनों में एक और बच्चे की रोने की आवाज सिंगल पैलेस में गूंज उठी। सुहाना ने एक लड़के को जन्म दिया। तीनों बच्चे हल्की हल्की धूप ले रहे थे और परिवार की लेडीज भी बैठी थी। अर्नव अपनी नींद से जाग गया और रोने लगा। सुहाना ने उसे वही फीड किया क्योंकि वहां लेडीज ही थी। छोटी मोम, क्यों न अनिका और भैया की सगाई कर दे, काजल ने कहा। अमृता ने सोचते हुए कहा, हाँ मम, डैड से बात करनी होगी पहले। सीमा अर्नव को डकार मारवाने की कोशिश करते हुए बोली, वो तो कब से बोल रहे हैं, तुम लोग ही लेट कर रहे हो, वैसे भी सगाई क्यों, सीधे शादी क्यों नहीं करवा देते। अनिका ने सब सुना और उसके अंदर ही अंदर लड्डू फूटने लगे। अमृता ने राणा फैमिली को आज ही डिनर में इनवाइट कर लिया। अंत में ये डिसाइड हुआ कि शादी अगले महीने ही हो जाएगी। कुणाल तो बहुत शांत था लेकिन अंदर से वो बहुत ही खुश था। केशव ने ध्रुवी से कहा, अरे मेरी एंजल, तुम अब कुणाल को मामा बोलोगी या फूफाजी, या फिर अनिका को मामी बोलोगी या बुआ। ध्रुवी ने अपनी गर्दन टिल्ट की और अपनी हरी आंखों से केशव के गाल थपथपाते हुए कहा, बुबू, बाबा। सब हंसने लगे। ओम ने हंसते हुए कहा, अनिका दी को बुबू और कुणाल जीजाजी को बाबा। हा हा हा, ध्रुवी तुम बहुत स्मार्ट हो। ध्रुवी ने फिर कहा, गुगु, गागा। वही कबीर चुपचाप अपनी नानी कृपा गोद में बैठा सबको अपनी काली आंखों से घूर रहा था। जब सब दोबारा हंसने लगे तो उसने हाथ मारकर चाय की कप गिरा दी। डू डू बू बू, दीक्षित ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई हमारे कबीर से भी पूछ लो। इसके साथ राणा फैमिली वापस चली गई। किंजल अपने पुलिस स्टेशन से भी ही घर पहुंची थी। परसों रात उसने एक पॉलिटिशियन के घर रेड डाली। उसके बाद रिपोर्ट तो 2 दिन से वो बहुत बिजी थी और अथर्व से भी नहीं मिल पाई। लेकिन उसके घर से कुमुद का बनाया हुआ खाना उसके लिए जरूर आ जाता था। साथ एक नोट भी आता था, अगर तुमने खाना शेयर किया तो मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूंगा। अब एम्बेरस होने से खाना पूरा खाना ही अच्छा था। किंजल जैसे ही नहा कर निकली उसके घर की घंटी बजी। उसकी भवें सिकुड़ गई। अभी कौन होगा? वो तो अभी बस अपने बेड पर सोने का सपना देख रही थी। उसने घड़ी देखी तो रात के 2 बज रहे थे। अपने गीले बालों को पोंछते हुए उसने दरवाजा खोला। हाय स्पाइसी, बोलते ही वो अंदर आया और किंजल के होठों पर किस कर लिया। वो तो घबरा गई और अपने फाइट रिफ्लेक्स से अटैक ही करने वाली थी कि अथर्व ने किंजल को ब्लॉक कर दिया। अथर्व ने लात मारकर दरवाजा बंद किया और किंजल के होठों को लगभग खा ही लिया। एक पैशनेट किस के बाद आखिरकार अथर्व ने उसे छोड़ा और उसके सॉफ्ट होठों को लिक करते हुए कहा, आई मिस यू स्पाइसी। तुम डेविल की तरह हैंडसम हो, या उससे भी ज्यादा। कंटिन्यू। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। किंजल ने अपना सर अथर्व के कंधे पर सर रख लिया। वो बहुत थकी हुई थी और सोना चाहती थी। दोनों कुछ देर तक चुप रहे और अथर्व ने किंजल के गीले बालों पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। उसने किंजल को गोद में उठाया और आईने के पास बैठा दिया। अथर्व ने अपने सूट कोट उतारा और ड्रायर से किंजल के बाल सुखाने लगा। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। अथर्व की रफ उंगलियां किंजल के बालों में फिरने लगी जिससे वो बैठे बैठे ही सो गई। अथर्व ने ड्रायर बंद किया और किंजल के कान में फुसफुसाया, स्पाइसी, पहले कुछ खा लो। किंजल नींद में चौंक गई और हल्की आंखें खोल के बोली, नो। फिर वो पलटकर अथर्व को गले लगा लिया और उसके गर्दन पर सर रख कर सो दोबारा गई। अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने किंजल को उठाया और बेड पर लेटा दिया। उसने कपबोर्ड से अपना पजामा निकाला और पहनकर वो भी किंजल के साथ लेट गया। हालांकि बेड काफी छोटा था लेकिन ये बहुत अच्छी बात थी। दोनों चिपक कर सो सकते थे। अथर्व का यहाँ अक्सर आना जाना होता तो उसने अपने लिए कुछ कपड़े भी रख लिए। अथर्व किंजल के माथे पर किस किया और कहा, गुड नाइट स्पाइसी। अगले दिन किंजल की नींद नॉर्मल टाइम पर खुल गई और उसने खुद को अथर्व की बाहों में पाया। किंजल थोड़ा कंफ्यूज थी। उसे अच्छी तरह याद ही नहीं था कि अथर्व कब आया। लेकिन तो क्या, किंजल के होठों में मुस्कान आ गई और वो उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखने लगी। उसकी उंगलियों ने सबसे पहले अथर्व के मोटे मोटे भवों को सहलाया, फिर उसकी आंखों की पलक को जो बहुत घने थे। उसकी लंबी और नुकीली नाक और नुकीली ठुड्डी, सबसे सुंदर उसके पतले पिंक लिप्स थे। किंजल ने उन होठों को सहलाया जिसे न जाने उसने कितनी बार किस किया होगा। वो आगे आई और अथर्व की पलकों पर किस किया,
फिर उसकी नाक और फिर गाल पर। किंजल ने बहुत धीरे से कहा, काजल ठीक कहती है, तुम डेविल की तरह हैंडसम हो, या उससे भी ज्यादा। किंजल को फिलहाल सोते हुए अथर्व फायदा उठाने में बहुत मजा आ रहा था। वो तो उसकी होठों को भी नहीं छोड़ने वाली थी। वो आगे बढ़ी और अगली पल जैसे किंजल की दुनिया घूम गई। किंजल सकपका गई। वो नीचे थी और अथर्व उसके ऊपर। अथर्व की नींद तो कब की खुल चुकी थी। अभी उसे एहसास हुआ कि किंजल की सॉफ्ट उंगलियां उसके चेहरे को छू रही है। उसके भवे, आंखें और बाकी सब कुछ। उसे बहुत खुशी हुई। आखिरकार मेरी स्पाइसी पूरी मेरी है। वो मुझे छोड़कर जाएगी नहीं। थैंक्स टू माई डेविलिश चार्म। ये सब सोचते हुए उसके किंजल के होठों का स्पर्श फील किया। अथर्व बहुत खुश हुआ और दूसरी तरफ अब उसके मैनहुड को भी किंजल को फील करना था। वो उसके चेहरे को किस करते हुए नीचे आ रही थी। उसके होठों को किंजल का इंतजार था लेकिन वो आई ही नहीं। अब उसे क्या पता, किंजल उसके ब्यूटी को अच्छे से देखने में बिजी हो गई, किसको पोस्टपोन कर दिया। उसने अपनी आंखें खोली और किंजल को पलटकर उसके ऊपर आ गया। स्पाइसी, तुमने मुझे किस क्यों नहीं किया? हाँ, किस क्यों नहीं किया? और तुम मॉर्निंग इरेक्शन के बारे में नहीं जानती क्या? हाँ। अथर्व ने किंजल का हाथ पकड़ा और अपने पैंट के अंदर डाल दिया। किंजल सकपका गई और बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। अथर्व ने किंजल की टी शर्ट में अपना हाथ डाला और उसके वृक्षों को पिंच करते हुए कहा, सब तुमने किया है स्पाइसी, अब तुम ही कुछ करो। पिंच करने से किंजल कांप गई और एक आह भी निकल गई। अथर्व ने किंजल के सारे कपड़े निकाल दिए। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे ब्रश करना है। अथर्व ने अपनी टी शर्ट निकालते हुए कहा, मैंने भी नहीं किया। किंजल कुछ कहने वाली थी, अथर्व की बॉडी देख वो चुप हो गई। उसे अथर्व की अपर बॉडी बहुत पसंद थी। अथर्व ने किंजल की लस्ट भरी नजरों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, टच मी स्पाइसी। जैसे ही किंजल ने अथर्व के चेस्ट को टच किया, उसके शरीर में कट दौड़ने लगा। उसने किंजल को किस कर लिया और फिर फोर प्ले। दोनों की सुबह एक पैशनेट सेक्स के साथ शुरू हुई। अथर्व ने किंजल की पीठ को सहलाते हुए कहा, स्पाइसी, कब हमारी सुबह हमेशा के लिए ऐसी ही होगी? किंजल ने आधी नींद में कहा, अथर्व, मुझे पता नहीं कुमुद आंटी को कैसी शादी चाहिए, लेकिन मुझे सिंपल फंक्शन चाहिए, या वो भी नहीं। मुझे तुमसे प्यार हो गया, इसीलिए मैं तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहती हूँ, वरना मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अथर्व ने किंजल की गर्दन पर किस किया और कहा, तो चलो आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। किंजल चौंक गई और उठकर बैठ गई। सच में किंजल नेकेड थी, तो अथर्व ने उसके चेस्ट को चादर से कवर किया और कहा, येस। वो तो हक्की बक्की रह गई, लेकिन अगले ही पल वो अथर्व के ऊपर कूद गई और उसे किस करने लगी। यू आर सो क्यूट। किसने कहा तुम ईविल हो? बोल। किंजल ने उसे फिर किस किया। दोनों ने ब्रेकफास्ट किया। किंजल तो खुशी के मारे खा भी नहीं पाई और आज उसने छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर दिया। उसने अपने अलमारी से एक पिंक साड़ी निकाली जो सिल्क की थी। काजल ने बस यूं ही किंजल के लिए खरीदा और उसे जबरदस्ती दे दिया, लेकिन आज ये काम आ गई। लेकिन इसके साथ मैचिंग कुछ भी नहीं। अथर्व ने कहा, चिंता मत करो स्पाइसी, मैं इसकी फोटो लेकर अपने डिजाइनर को भेज देता हूँ। वो मेरे कपड़ों के साथ इसकी एक्सेसरी भी ले आएगा। उद्धरण चिन्ह। किंजल की भावे सिकुड़ गई और बोली, लेकिन क्या तुम्हें साड़ी पहनाने आती है? क्योंकि मुझे तो नहीं आती। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने किंजल के गालों को खींचते हुए हुआ कहा, ये भी हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अनटाइटल्ड चैप्टर कंटिन्यू। किंजल ने फिर अथर्व को किस किया और कहा, थैंक यू। अथर्व तो पता नहीं क्यों शर्मा गया। कुछ एक घंटे में अथर्व का डिजाइनर भी आ गया और वो अथर्व को रेडी करने में लग गया। अब अथर्व ज्यादा बात करने वाला शख्स तो था ही नहीं, तो डिजाइनर ने अपना मुंह बंद ही रखा। दूसरी तरफ किंजल को डिजाइनर की असिस्टेंट ने तैयार कर दिया। उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगा। किंजल भी अथर्व की तरह ही थी, लेकिन उससे एक कदम आगे। अथर्व जब रूम में गया चेक करने की किंजल रेडी हुई या नहीं, अंदर आते ही उसकी आंखें लगभग बाहर ही आने वाली थी और मुंह खुला का खुला रह गया। जो वो बोलना चाहता था वो उसके मुंह में रह गया। किंजल का बैकलेस ब्लाउज और उस पर लहराते उसके काले लंबे बाल, कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे में बिंदी, सब आईने में वो साफ साफ देख सकता था। जब वो पीछे मुड़ी तो उसकी पायल और चूड़ी की आवाज आई। उसकी नाभि में एक स्टड था जिसे देख अथर्व का गला सूख गया। किंजल मुस्कुराते हुए उसके पास गई और उसका मुंह बंद करते हुए बोली, मक्खी घुस जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अथर्व की आंखों ने तो फोकस खो दिया था। किंजल के स्पर्श ने उसे होश में लाया। आउट, अथर्व ने रूडली कहा।
ये उन दो लोगों के लिए था जो किंजल को तैयार कर रहे थे। उन दोनों लड़कियों ने जल्दी से अपना सामान समेटा और निकल गई। जाते जाते दरवाजा भी बंद कर दिया। किंजल ने नकली गुस्से के साथ कहा, मुझे थैंक यू तो बोलने देते। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने किंजल का हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए कहा, मुझे बोलो, मैंने उन्हें बुलाया था। उद्धरण चिन्ह। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं कैसी लग रही हूँ? उद्धरण चिन्ह। अथर्व को लगा कि ये दुनिया का सबसे स्टूपिड सवाल था। उसने उसके उसी हाथ पर किस किया और कहा, ब्यूटीफुल, तुम तो आज स्पाइसी तीखी चाट लग रही हो। उद्धरण चिन्ह। तुमने फिर कोई फिल्म देखी है क्या? उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने नजरें चुराई फिर बत्ती सी दिखा दी। किंजल को हंसी आ गई फिर वो सीरियस होते हुए बोली, काजल। उद्धरण चिन्ह। तुमने उस डम लड़की का नाम क्यों लिया? उद्धरण चिन्ह। काजल ने उसे पेट में धीरे से पंच किया और कहा, वो डम नहीं है। मेरी बहन कभी डम नहीं हो सकती। देखो अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुम्हें अपने कमरे से निकाल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इस टॉर्चर से तो अच्छा है कि मैं अपना मुंह बंद ही रखूं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओके ओके, नहीं बोलूंगा। वैसे मैंने सबको इन्फॉर्म कर दिया। सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने अथर्व को गले लगा लिया और उसके कान में कहा, थैंक यू। अथर्व जब से किंजल को पसंद करने लगा था तब से उसकी छोटी छोटी बातें और जेस्चर उसे बहुत प्रभावित करते, खासकर जब किंजल उसके सामने एक टफ लड़की नहीं बल्कि एक क्यूट सी लड़की बन जाती थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पे किस किया और कहा, चले। उद्धरण चिन्ह। दोनों फिर रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए निकल गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रजिस्ट्रार ऑफिस में आखिरी मिनट में खास लोगों के लिए तैयारी की गई। रावत मेंशन में कुमुद ने पैनिक करते हुए कहा, शशि मुझे चिकोटी काटो पहले। उद्धरण चिन्ह। शशि ने चिकोटी नहीं काटी लेकिन कुमुद के गाल कर किस करते हुए कहा, तुम सपना नहीं देख रही। उद्धरण चिन्ह। कुमुद को होश आया और चिल्ला दी। शशि ने पता नहीं आखिरी बार कुमुद को इतना खुश कब देखा था। वो ऐसी ही तो थी, हंसमुख और चुलबुली, इसीलिए वो कुमुद के प्यार में ऐसा गिरा कि उसे अपना बनाए रह नहीं पाया। कुमुद ने शशि का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी डेकोरेटर को फोन करो, पूरे घर को सजाना है। आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया, किंजल मेरी बहू बन जाएगी। 1 घंटे में दोनों तैयार होकर निकल गए। इस बार रामा भी उनके साथ हो लिया। आखिर किंजल भी उसकी मुंह बोली बहन है, और अगर काजल के शादी के टाइम जैसे कोई गड़बड़ हुई तो उसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां होना चाहिए न। सिंगल फैमिली से काजल और दक्ष ही आए। काजल ने दक्ष से रास्ते में ज्वेलरी शॉप में गाड़ी रोकने को कहा। डोडो, मुझे दी के लिए गिफ्ट लेना है। दक्ष ने एक बिल्डिंग के सामने कार रुकवाई और दोनों उसी में चले गए। वो 5 मंजिला बिल्डिंग थी और इंटरनेशनल ब्रांड की ज्वेलरी वहां मिल जाएगी। काजल ने मंगलसूत्र खरीदा और एक पेयर कंगन। वो तो पसंद करने में लगी थी कि दक्ष को बहुत छोटा सा पिंक डायमंड का हॉट शेप का लॉकेट दिखा तो उसने वो भी ले लिया। काजल ने देखा तो पूछा, ये किसके लिए है? दक्ष ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ध्रुवी के लिए। काजल की भवें सिकुड़ गई। और कबीर के लिए? दक्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं उसके लिए क्यों लूं? काजल का गुस्सा सर चढ़ने लगा, तुम इतने बायस कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारा भी बेटा है। आई डोंट केयर। दक्ष, काजल ने धीरे से कहा लेकिन वो बहुत गुस्सा हो गई थी जिसे दक्ष ने भाप लिया। सर्स गर्ल को कुछ समझ नहीं आया और वो बीच में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, चुप ही रही। दक्ष ने नजरें चुराते हुए बिना देखे एक बच्चों वाला पेंडेंट उठा लिया और कहा, देखो मैंने कबीर के लिए भी ले लिया। काजल ने पेंडेंट देखा तो और गुस्सा हो गई और धीरे से उसके कान में बोली, आज से 1 हफ्ते तक तुम्हारी रूम में एंट्री बंद। तुम कबीर को गन शेप की पेंडेंट देना चाहते हो? पहले काजल का फरमान सुन उसके रोंगटे खड़े हो गए और दूसरी बात सुन दक्ष को अपनी गलती फील हुआ। उसने फौरन उसे हटा दिया और ब्लैक डायमंड वाली गिटार शेप का पेंडेंट सेलेक्ट किया। इस बार काजल खुश लेकिन दक्ष के एटीट्यूड से बहुत नाराज। कोई अपने बच्चों में कैसे फर्क कर सकता है? स्टूपिड डोडो। कार में बैठते ही दक्ष ने काजल को अपनी गोद में खींच लिया और कहा, आई एम सॉरी, तुम गुस्सा मत करो, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। काजल जैसे ही कुछ बोलने वाली थी दक्ष के उसके होठों को अपने होठों से बंद कर दिया। ड्राइवर ने जल्दी से पार्टीशन लगा दिया। एक डरी हुई बिल्ली और एक शिकारी भेड़िया। कंटिन्यू। ड्राइवर स्मार्ट था और जानता था कि उसके बॉस जब भी अपनी वाइफ के साथ होते हैं रोमांटिक हो जाते हैं।
काजल रेसिस्ट करना चाहती क्योंकि वो नाराज थी। ओमम, छोड़ो। लेकिन दक्ष ने नहीं छोड़ा और इंटिमेट होता गया। दक्ष तो कभी काजल से नाराज या गुस्सा होता नहीं था, लेकिन काजल जब भी नाराज होती तो दक्ष के पास इंस्टेंटली उसे मनाने का सबसे बेस्ट तरीका था। उसने काजल की कुर्ती की जिप खोल और दोनों कंधे से नीचे कर दिया। बिना ब्रा खोले दक्ष को उसका फेवरेट स्पॉट मिल गया और उसने उसे पिंच किया। काजल चौंक गई और दक्ष ने किस को और इंटेंस कर दिया। जब किस करने की आवाज काजल को आई तो उसका चेहरा और लाल हो गया। उसके हाथ नीचे स्लिप हुए और सलवार के अंदर चले गए। जैसे ही काजल को अपने प्राइवेट पार्ट पर दक्ष की उंगलियों को फील किया तो वो रेसिस्ट करने लगी। दक्ष की भवें सिकुड़ गई। उसे काजल का रेसिस्ट करना बिल्कुल नहीं पसंद। वो उसकी है तो रेसिस्ट क्यों करना। उसने काजल के निचले होठों को लिक किया और वक्षों को बाइट किया जो बाहर झांक रहे थे। डोडो, नहीं, उमम, डोडो। दक्ष ने ब्रा को नीचे किया और रोजबर्ट को सक करते हुए कहा, उमम, बोलो काजल। काजल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसकी उंगलियां भी अपनी डेस्टिनी में पहुंच गई और काजल को प्लेशर देने लगी। आह, डोडो, प्लीज, हम बाहर है, काजल ने बड़ी मुश्किल से कहा। दक्ष ने थरस्ट की स्पीड को बढ़ाया जिससे काजल की बॉडी जर्क कर गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मुझे जल्दी करना होगा ना, हमम, उद्धरण चिन्ह। दक्ष ने काजल के वक्षों को लिक करते हुए कहा। काजल की पकड़ दक्ष की शर्ट में इतनी मजबूत थी कि वो क्रश हो गई। कार में दोनों किससे आगे कभी भी कुछ नहीं किया, लेकिन आज ही क्यों जान दोनों किंजल और अथर्व की शादी में जा रहे हैं। स्पीड की वजह से और अपने वक्षों पर सेंसेशन से काजल ने क्लाइमैक्स किया। काजल ने लंबी आह भरी और दक्ष के कंधे पर अपना सर रख लिया। कार में सेक्स की खुशबू थी। दक्ष को ये खुशबू बहुत पसंद थी और अब एक और प्रॉब्लम हो गई, उसका मैनहुड, जो अब काजल के थेस को पोक कर रहा था। काजल ने भवें सिकोड़ ली और उसे देखते हुए जोर से नमे सर हिलाया। दक्ष की भी भवें सिकोड़ ली, सॉरी। उसने अपने होठों को लिक किया और कंफ्यूज होकर काजल को कपड़े पहनाने लगा। दक्ष ने वेट टिश्यू काजल को क्लीन किया और अपने फिंगर्स को। काजल फौरन कार के कोने में चली गई। मैं कुछ नहीं करूंगी, उद्धरण चिन्ह। काजल अभी छोटी सी डरी हुई बिल्ली की तरह थी और दक्ष एक शिकारी भेड़िए की तरह उसे देख रहा था। ये सब देखकर तो दक्ष और भी ज्यादा सेड्यूस हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। काजल, दक्ष की आवाज सेडिक्टिव थी। काजल की सांस ही अटक गई। अगर वो कुछ करे तो भी टाइम नहीं था। और कार में एक और शख्स था जो पीछे क्या हो रहा है उसे समझा ही रहा होगा। दक्ष के माथे पर पसीना आ गया। वो बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। काजल अब क्या ही करे। वो जल्दी से आगे आई और दक्ष के सेक्सुअल टेंशन रिलीज में हेल्प करने लगी। उसे जल्दी करना था। काजल ने पूरे एक्सपीरियंस का यूज किया और 10 मिनट में उसने कर लिया। उसे लगा कि उसका हाथ उसके शरीर से अलग हो गया है। दक्ष ने खुद को क्लीन किया और काजल के हाथों को भी। फिर उसके हाथों को किस करते हुए कहा, सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं कंट्रोल करूंगा, उद्धरण चिन्ह। काजल ने अपना खींच लिया। दक्ष को लगा अब तो सच में गुस्सा हो गई, बहुत ज्यादा। वो समझ गया कि अब ये इंस्टेंट मेथड कार में करना डेंजरस है। दक्ष का चेहरा उदासी से लटक गया, लेकिन अभी वाली फीलिंग अब भी थी। काजल जब उसे प्लेशर देती थी तो उसका मन करता था उसके होठों को खा जाए। एक छोटी सी मुस्कान उसके चेहरे में आ गई। अब उसे काजल को मनाने के लिए कुछ और करना होगा। आखिरकार कार मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंच गई। काजल ने कार से उतरने के पहले दक्ष को ऊपर से नीचे देखा और उसका कॉलर ठीक करते हुए उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, मुझे बहुत मजा आया, उद्धरण चिन्ह। बोल उसके दक्ष के गाल पर किस किया को कार से निकल गई। दक्ष को लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुन किया, लेकिन वो किस तो असली ही थी। इसका मतलब काजल मुझसे नाराज नहीं है, थैंक गॉड, उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दक्ष के गाल पर काजल की लिपस्टिक लग जिसे काजल ने किसी के देखने से पहले पोंछ दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। दोनों अंदर गए तो उन्हीं दोनों का इंतजार हो रहा था। काजल तो किंजल को साड़ी में देखकर हक्की बक्की रह गई। अब वो साली बनने वाली थी तो एक प्रैंक तो बनता है। उसने अपने चेहरे में नकली गुस्सा लाते हुए कहा, हे यू इविल डॉक्टर, तुमने तो कहा था कि तुम मेरी दी से प्यार करते हो, तो ये लड़की कौन है, उद्धरण चिन्ह। किंजल की मुस्कान गायब हो गई और तभी काजल की आंखों शरारत देख वो मुंह फेर कर हंसने लगी। अथर्व ने भवें सिकोड़ ली और रूडली कहा, अंधी हो क्या, ये किंजल ही है।
कुमुद भी कंफ्यूज हो गई और किंजल की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, ये किंजल ही तो है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रामा भी अपना सर खुजाने लगा। काजल ने दक्ष को कोहनी मारी और दक्ष ने काजल का इशारा समझते हुए एक प्रश्नलेस आवाज में पूछा, ये कौन है अथर्व? शशि तो समझ गया कि काजल अथर्व को छेड़ रही। डैम इट! अथर्व ने किंजल को के कंधों को पकड़ा और काजल के सामने करते हुए कहा, ये किंजल ही है। काजल ने अपनी आंखें छोटी कर ली और अथर्व का चेहरा देख जो उसे हंसी आ रही थी उसे कंट्रोल करते हुए कहा, नो वे, मेरी दी इस लड़की से ज्यादा सुंदर है। कहाँ है मेरी दी? कहीं गुस्से में आकर तो तुमने उन्हें लैब में टेस्ट सब्जेक्ट तो नहीं बना दिया? किंजल और अथर्व की शादी कंटिन्यू। अपने प्रैंक को आगे बढ़ाते हुए काजल ने फिर रामा ने पूछा, रामा तुम बताओ मेरी दी कहाँ है? रामा सकपका गया और हकलाने लगा, मैं। काजल ने उसे कुछ बोलने ही नहीं दिया और झट से हैरानी में पूछा, व्हाट? तुम्हें भी नहीं पता? उद्धरण चिन्ह। रामा सन रह गया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। तभी कुमुद ने बड़ी मासूमियत से कहा, काजल, लेकिन ये किंजल ही है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने होठ दबा लिए। अब वो ये प्रैंक नहीं करना चाहती थी। काजल ने कुमुद के गालों को खींचा और कहा, आंटी आप बहुत क्यूट हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी, आप टेंशन मत लो। उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने अजीब सी मुस्कान दे दी। जब काजल ने अथर्व को देखा तो उसे मर्डरस आंखों से घूर रहा था। काजल सकपका गई और बोली, दी देखो देखो जीजू मुझे घूर रहे हैं जैसे मेरा मर्डर करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने अथर्व को घूरते हुए कहा, अथर्व ऐसे मत करो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अथर्व की झुंझलाहट तो एक शब्द में ही गायब हो गई। जीजू। लेकिन फिर उसने मुंह बना लिया, मुझे इस डम लड़की का जीजा बनना पड़ रहा है, बाद में देख लूंगा इसे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आखिरकार अफसर ने डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया। सबसे पहले दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट में सिग्नेचर किया और एक दूसरे को फूलों की माला पहनाई। काजल ने झट से एक बॉक्स अथर्व के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, मुझे पता है तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हारे लैब में चलता है। वैसे ये तुम्हारे लिए नहीं मेरी दी के लिए है। जल्दी करो पहनाओ उन्हें। उद्धरण चिन्ह। कुमुद ने बॉक्स के अंदर देखा तो थोड़ा गिल्टी फील हुआ। एक्साइटमेंट में तो वो बेसिक चीज ही भूल गई। अथर्व ने आंखें घुमाते हुए मंगलसूत्र निकाला और कहा, वॉटेवर। उसने किंजल की मंगलसूत्र पहनाया। काजल ने फिर एक छोटी रेड बॉक्स खोला और अथर्व के सामने रख दिया और कहा, भुलक्कड़। अथर्व ने इस बार काजल को मुस्कुराते हुए देखा और सिंदूर लेकर किंजल की मांग में लगा दिया। किंजल का खूबसूरत चेहरा और खिल गया। काजल ने किंजल को जोर से गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशन दी, ये जितना बड़ा डेविल है उतना ही दिल का अच्छा है। मैं ना आपके लिए बहुत बहुत खुश हूँ। अथर्व तो शॉक था काजल की मुंह से अपने लिए इतनी अच्छी बात सुनकर। अथर्व ने अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकाला, उसमें कपल रिंग थे। किंजल को पहनाकर अथर्व ने अपनी उंगली आगे कर दी, जल्दी करो मिसेस अथर्व रावत। उद्धरण चिन्ह। किंजल का शरीर कांप गया और उसके पेट को तितलियां उड़ने लगी। अगले ही पल वो शर्म से लाल हो गई। अब काजल शॉक्ड रह गई। मैंने पहली बार दी को ब्लश करते देखा है। दी कितनी क्यूट लग रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। फिर अथर्व को देखकर सोचने लगी, मान गए इस डेविल डॉक्टर को। दी का दिल जितना इम्पॉसिबल था लेकिन इसने तो कर लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दक्ष ने काजल को अथर्व को घूरते देखा तो उसके अंदर जलन की बिजली दौड़ गई। उसने काजल की आंखों के सामने अपना हाथ फेरा और अपनी तरफ खींच लिया। उसने काजल के कान में फुसफुसाते हुए कहा, तुम सिर्फ मुझे घूर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। इस बार काजल ब्लश करने लगी। कुमुद और शशि ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कुमुद ने कहा, जल्दी घर आ जाना। बोल दोनों चले गए। दक्ष आगे बढ़ा और अथर्व से हाथ मिलाकर बधाई दी। फिर वो किंजल की तरफ मुड़ा। किंजल को मारने की कोशिश करने का गिल्ट अभी भी दक्ष की आंखों में दिख रहा था। दक्ष ने किंजल को देखा और नजरें झुका ली और काजल की तरफ देख मुस्कुरा दिया। किंजल ने कहा, एक मिनट दक्ष रुको। उद्धरण चिन्ह। दक्ष रुक तो गया लेकिन किंजल की तरफ मुड़ा नहीं। फिर किंजल ने अथर्व से कहा, चलो हम सब कहीं लंच पर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने बस मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसे पता था कि किंजल क्या बात करने वाली है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चारों एक इंडियन 7 स्टार रेस्टोरेंट में एक प्राइवेट रूम में थे। काजल तो खुश थी और खाना ऑर्डर करने लगी। उसके पास कुछ ही टाइम था एंजॉय करने का, कि पता नहीं कि घर से बुलावा कब आ जाए।
जीजू, आप क्या खाएंगे? दी और दक्ष के बारे में मुझे पता है। काजल ने ये पूछा ही, लेकिन मेनू किंजल को देते हुए कहा, दी आप ही ऑर्डर कर दो। उद्धरण चिन्ह। सूप तो ऑर्डर हो चुका था और काजल किंजल और दक्ष की पसंद के बारे में अच्छी जानती थी। किंजल ने अथर्व के लिए वही ऑर्डर किया जो दक्ष के लिए था, जो लाइट खाना था। खाना आने में अभी टाइम था तो किंजल ने कहा, दक्ष अब तुम्हें उस बात को लेकर गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं। तुमने गलती की, लेकिन मैंने तो उससे भी बड़ी गलती की। उद्धरण चिन्ह। दक्ष चुप रहा। काजल ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीरियसली कहा, हाँ दक्ष, दी की बात मान लो। उद्धरण चिन्ह। किंजल ने आगे कहा, तुमने उस दिन मेरी जगह खुद गोली ले ली, तो तुमने मेरी जान बचाई, तो अब सब बराबर है। उद्धरण चिन्ह। इस बार दक्ष ने रिएक्ट किया और किंजल को एक नजर देखा और काजल की तरफ देख मुस्कुरा दिया। आखिरकार गीले शिकवे खत्म हो गए। खाना भी आ गया कि तभी काजल ने कुछ सोचा और पूछा, रामा कहाँ गायब हो गया? मैंने तो उसे अंकल आंटी के साथ भी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने भी भवे सिकोड़ ली। शायद मैंने उसे बाहर जाते देखा था। किंजल ने सूप पीते हुए कहा। दक्ष ने भी कहा, मैंने भी देखा था, मुझे लगा कि उसे कोई काम होगा। उद्धरण चिन्ह। अथर्व ने अपना फोन निकाला और अपने गार्ड से कहा, रामा कहाँ गया है? उसे ढूंढो। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही डिनर खत्म हुआ, काजल को सिंघल पैलेस से कॉल आ गया। सुमन ने कहा, काजल जल्दी आ जाओ, कबीर ने पूरा घर सर पे चढ़ा रखा है। उद्धरण चिन्ह। काजल ने किंजल को उसका गिफ्ट दिया और दक्ष के साथ फौरन निकल गई। लेकिन रामा की चिंता अभी भी थी। किंजल ने कहा, चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। लैब में होगा या फिर कोई पर्सनल काम होगा। वो अब अडल्ट है, उसे भी उसकी पर्सनल स्पेस मिलनी चाहिए। वॉटेवर, लेकिन किसी को नहीं पता कि रामा तो किसी की मदद के चक्कर में बुरी तरह फंसा है। तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? कंटिन्यू। रामा तो कोने में खड़े ताली बजा रहा था। वो खिड़की में टेक लगाए खड़ा था, लेकिन अचानक उसे बाहर कुछ होते हुए दिखा। प्रिया, रामा ने अपने नाखून चबाते हुए सोचा, क्या वो फिर से मुसीबत में है? वो भाग क्यों रही है? क्या मुझे जाना चाहिए? रामा ने सोचा और अगले ही पल बाहर खिसक गया। किसी को उसके गायब होने का पता भी नहीं चला। प्रिया पार्किंग में थी और अथर्व की कार के पीछे की हुई थी। तभी अथर्व के ड्राइवर ने प्रिया को देख लिया और डांटते हुए कहा, ओए छोटी लड़की, चलो जाओ यहाँ से। प्रिया ने उसे घुरा और कहा, अंकल मैं छोटी नहीं हूँ, 18.5 साल की हूँ, बस थोड़ी मुसीबत में हूँ। तो जाओ पुलिस के पास। अंकल प्लीज, बस उन लोगों को जाने दो, फिर मैं खुद चली जाऊंगी। ड्राइवर फिर से मना करने वाला था कि तब तक रामा आ गया और आराम से कहा, प्रिया, तुम प्रिया ही हो ना? उद्धरण चिन्ह। प्रिया तो चौंक गई। 1 साल से भी ज्यादा हो गया प्रिया ने रामा को नहीं देखा। मैं तुम्हें याद हूँ? प्रिया ने हैरानी में पूछा। रामा ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, तुम मेरी पहली दोस्त हो तो कैसे याद नहीं रहती? प्रिया ने उसे एक लात मारी। आउच, रामा ने कहा और उसकी आंखें भर आई। तुम मुझे मार क्यों रही हो? अगर तुम मुझसे बात नहीं कर सकती तो मैं चला जाता हूँ। प्रिया को अपने इंस्टेंट एक्शन पर थोड़ा रिग्रेट हुआ। सॉरी, लेकिन तुम कैसे फ्रेंड हो जो साल भर के बाद मिल रहे हो, इडियट। फिर प्रिया ने वही ब्लैक कार्ड अपनी पॉकेट से निकालकर रामा को पकड़ा दिया और चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, मेरी पॉकेट से इतना बड़ा बोझ उतर गया। रामा ने कार्ड को देखा, फिर प्रिया को और अपना सर खुजाते हुए पूछा, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि ये तुम्हारा ही तो है, तो रखो, मुझे नहीं चाहिए। रामा ने सोचा और फिर उसे याद आया, ओह ओह ओह, लेकिन ये तो मैंने तुम्हें दिया था ना, क्या तुमने अपना लोन चुका दिया? प्रिया ने ना में सर हिलाया और कहा, नो, लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हारे पैसे कैसे लेती? आखिर हम दोनों दोस्त हैं और मैं दोस्ती का फायदा थोड़ी न उठाना चाहती थी। ड्राइवर दोनों की बात सुन रहा था। अब उसे बोर होने लगा तो वो वापस कार में बैठ गया। उनकी बकवास बचकानी बात से अच्छा वो एसी की हवा खाए। प्रिया की इतनी अच्छी बातें सुनकर रामा रोने लगा। प्रिया सकपका गई और उसका कंधा हल्का थपथपाते हुए बोली, सॉरी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? रामा ने रोते हुए कहा, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। इसी बीच जो लोग प्रिया का पीछा कर रहे वो चले गए। प्रिया ने चैन की सांस ली। रामा, अब मैं चलती हूँ, किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। रामा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ रोक दिया और कहा, मैं छोड़ देता हूँ।
प्रिया का दिल रामा के टच से जोर से धड़कने लगा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। रामा ने प्रिया का लाल चेहरा देखा तो उसने उसका माथा छूते हुए पूछा, तुम्हारा चेहरा लाल क्यों है? क्या तुम बीमार हो? इससे तो प्रिया और भी ज्यादा ब्लश करने लगी और हकलाते हुए बोली, नहीं नहीं। रामा ने फिर कहा, ओके, शायद गर्मी की वजह से हो रहा होगा। तुम अपने घर का एड्रेस बताओ, टैक्सी से चलते हैं। प्रिया ने जोर से न में सर हिलाया और कहा, नहीं, वहां नहीं जा सकते। वो लोन शार्क्स मेरे घर के आसपास घूम रहे होंगे। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी प्रिया के पीछे आया और उसके गर्दन पर वार कर दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इससे पहले रामा रिएक्ट करता उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों बेहोश थे। एक ने कहा, इस लड़के को छोड़ दे कि साथ ले ले। दूसरे ने, जिसने प्रिया को पकड़ रखा था, कहा, आजकल यंग लड़कों की भी डिमांड बहुत है, इसे भी ले चलो। वैसे भी ये लड़की जैसा ही दिखता है तो कोई भी खरीद लेगा। पहले ने हाँ में सर हिलाया और दोनों ने दोनों को कंधे पर उठाया और तेजी से निकल गए। दोनों को वैन की पिछली सीट में फेंक कर दोनों आदमी हाईवे की तरफ जाने लगे। एक बार दोनों के पॉकेट चेक कर लेना चाहिए, कहीं कुछ अच्छा मिल गया तो। वैन को रोककर एक पीछे गया और रामा की पॉकेट चेक करने लगा। उसमें से वही ब्लैक कार्ड और एक स्कल्पेल निकला। ये लड़का कोई डॉक्टर है क्या? ये ऑपरेशन वाली छुरी इसके पास क्यों है? ड्राइवर सीट वाले गुंडे ने कहा, बकवास बाद में करना, कुछ काम का मिला कि नहीं? एक काले रंग का कार्ड मिला है। ड्राइवर सीट वाले ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, शायद इसमें कुछ पैसे हो, लेकिन पिन का क्या? एक बार मशीन में डालकर देखते हैं, असली है या नकली, नहीं तो उसके बाद सोचेंगे। दोनों ने सहमति जताई और हाईवे के एक पेट्रोल पंप से कुछ दूर वैन रोक दी। दूसरे ने जाकर मशीन में चेक किया तो ये बैंक का ही था, लेकिन बैलेंस नहीं देख पाया क्योंकि पिन नहीं था। वो वापस आकर बोला, ये असली है, कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, ये जागेगा तो पिन पूछ लेंगे। वैन आगे बढ़ गई और सीधे एक टूटी फूटी फैक्ट्री के सामने जाकर रुकी। फिर से दोनों को उठाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। उधर अथर्व के गार्ड्स को पता चला कि अथर्व के ड्राइवर ने रामा को एक लड़की से बात करते देखा था और फिर वो दोनों कहाँ गए नहीं पता। अथर्व ने दांत पिसते हुए कहा, इडियट लड़के, बिना बताए जाने की हिम्मत कैसे हुई? वापस आओ तुम और सजा के लिए तैयार रहना। किंजल ने कुछ न कहना ही बेहतर समझा। तभी अथर्व के मोबाइल में मैसेज के बीप की आवाज आई। ये उसी ब्लैक कार्ड के यूज करने हुआ। लोकेशन देखकर अथर्व की आंखें छोटी हो गई और अपने गार्ड्स को उस दिशा में भेज दिया।